अभी आप लोगों के बीच में तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। साथियों, ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया माननीय धर्मेंद्र सरोज जी के द्वारा, तो साथियों ये कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे का मकसद है और वो मकसद आप लोगों को समझना है। वो मकसद समझाने के लिए ही मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। साथियों, अभी आपके सामने एक कार्यक्रम की चर्चा की जा रही है। 9 जुलाई 2023 को सारनाथ के अंदर, सारनाथ वाराणसी में विरासत बचाओ आंदोलन के अंतर्गत जनसभा होने जा रही है। तो साथियों, ये विरासत बचाओ आंदोलन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। तो साथियों, आप लोगों को यह जानकारी हो कि विरासत वास्तव में होती क्या है, ये जानकारी देने के लिए ही आपके बीच में मैं उपस्थित हूं। साथियों, जब आपको विरासत की जानकारी होगी तो आप अपनी विरासत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। यदि जानकारी नहीं होगी तो आप अपनी विरासत की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो साथियों, ये विरासत के संदर्भ में ही अपनी बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। साथियों, हमारी विरासत क्या है? हमारी विरासत इतनी बड़ी विरासत है कि साथियों, अगर इस देश में देखें, जब इस देश की शासक महिलाएं थी, मतलब इस देश की राजा ही महिलाएं थी, इस देश पे राज ही महिलाएं करती थी, तब हमारी विरासत कैसी थी? तो साथियों, उस समय हमारी विरासत ऐसी थी कि इस देश के लोगों को यह मालूम ही नहीं था कि लड़ाई क्या होता है, झगड़ा क्या होता है, युद्ध क्या होता है। ये भारत के लोगों को मालूम ही नहीं था जब इस देश की राजा महिलाएं थी। और आज साथियों, ब्राह्मणों के द्वारा जो है कि झगड़े की सारी जड़ किसको बताया जाता है? झगड़े की सारी जड़ महिला को बताया जाता है। यह ब्राह्मणों ने समझाया, जबकि हमें हमारे इतिहास में मिलता है, हमारे विरासत में मिलता है कि जब इस देश की राजा महिलाएं थी तो झगड़ा क्या होता है, युद्ध क्या होता है, यह मालूम ही नहीं था भारत के लोगों को। और इसके सबूत क्या है साथियों? तो इसके सबूत है साथियों, सिंधु घाटी की सभ्यता को उठाकर पढ़ लीजिए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या मिलता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलता है कि उस समय किसी प्रकार के हथियार थे ही नहीं। हथियार अगर था तो वो पत्थर के थे या कांस के थे, लेकिन धारदार हथियार कोई था ही नहीं कि युद्ध करना है। लेकिन साथियों, जब से ब्राह्मण इस देश पर आक्रमण किए और ब्राह्मण जब से इस देश के अंदर आए और वो आक्रमण करते हुए हमारे लोगों को, इस देश में हमारी विरासत को खत्म करते हुए, सबसे पहले अगर किसी को गुलाम बनाया तो महिलाओं को गुलाम बनाया। और महिलाओं को गुलाम बनाया, महिलाओं को क्यों गुलाम बनाया? महिलाओं को गुलाम इसलिए बनाया क्योंकि बच्चे को जन्म कौन देता है? तो बच्चे को 9 महीने गर्भ में पालने का काम और उसे जन्म देने का चाहे ब्राह्मणों के घर की हो चाहे हमारे घर की हो, महिला चाहे ब्राह्मणों के घर के हो चाहे हमारे घर की हो, किसी को भी शिक्षा नहीं देनी है, किसी को भी शिक्षा नहीं देनी है। तो ब्राह्मणों ने क्या बनाया? ब्राह्मणों ने महिलाओं को अनपढ़ गवार बनाया। और इस देश के अंदर अब महिलाओं को अगर गुलाम बनाया गया, महिलाएं गुलाम होंगी तो उसके परिवार के सारे सदस्य गुलाम होंगे। महिला गुलाम होगी तो उसके परिवार के सारे सदस्य गुलाम होंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं साथियों? साथियों, जब एक लड़की की शादी होती है तो लड़की की शादी के बाद क्या करते हैं? तो सबसे पहले जो है कि हमारे यहाँ जौनपुर में एक मंदिर है जिसको कहते हैं शीतला चौकिया धाम। तो हमारे जिले में किसी के घर में शादी हो, नई बहू आएगी तो नई बहू को सबसे पहले कहां लेकर जाएंगे? तो नई बहू को सबसे पहले लेकर शीतला चौकिया धाम जाएंगे। और जब उसका कोई बच्चा पैदा होगा तो उसके बच्चे को सबसे पहले कहां लेकर जाएंगे? तो उसका जो बच्चा पैदा होगा तो उसको सबसे पहले शीतला धाम लेकर जाएंगे। तो बच्चे को शीतला धाम लेकर कौन गया और बहू को कौन लेकर गया? तो बहू को सास लेकर गई और उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को लेकर खुद गई। तो साथियों, जो ब्राह्मणों की व्यवस्था है आज की तारीख में,
हमारे घर की महिलाएं ये कहती है कि हम तो पुरुषों की गुलाम हैं। हम लोगों के घरों की महिलाएं कहती हैं हम तो पुरुषों की गुलाम हैं, बिना पुरुष की आज्ञा के हम बाहर निकल ही नहीं सकते, ऐसा बोलती हैं। साथियों, महिलाएं ब्राह्मणों की ब्राह्मणवादी व्यवस्था की गुलाम है, ना कि पुरुषों की गुलाम है। महिलाएं ब्राह्मणों की ब्राह्मणवादी व्यवस्था की गुलाम है, जो ब्राह्मणों ने व्यवस्थाएं बनाई उन व्यवस्था की वो गुलाम है। साथियों, इस देश के अंदर ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाई। ब्राह्मणों ने क्या व्यवस्था बनाई? ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाई, सारे व्रत किसके लिए हैं? सारे व्रत महिलाओं के लिए हैं। सारे व्रत महिलाओं के लिए रखे, ब्राह्मणों ने सारे व्रत महिलाओं को ही दिए। और महिला सारा व्रत किसके लिए रखती है? तीज का व्रत रखती है तो अपने बच्चे के लिए रखती है, करवा चौथ रखती है तो अपने पति के लिए रखती है। सारे के सारे व्रत जो है कि महिलाओं के लिए रखा गया कि महिला इसलिए वो व्रत रखती है कि इससे मेरे बच्चे की उम्र बढ़ेगी, मेरे पति की उम्र बढ़ेगी। लेकिन इस देश के अंदर क्या कोई पुरुष एक दिन का व्रत रखता है कि मेरी पत्नी का, मेरी बहन का, मेरी बीवी, मेरे माँ का, मेरी बुआ का, मेरी मौसी का, मेरी मामी का भी उम्र बढ़े? इसके लिए कोई व्रत है क्या? इसके लिए किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखा गया। व्रत रखा गया तो किसके लिए रखा गया? व्रत रखा गया तो वो केवल महिलाओं के लिए ही रखा गया। क्योंकि साथियों, अगर ऐसा करते हैं तो महिलाओं को उनकी, अगर आज की तारीख में देखा जाए, करवा चौथ के दिन जो चीज महिलाएं मांगती हैं, जो वो कहेंगी वो उस पुरुष को, उसके पति को लाकर देना पड़ता है। अगर लाकर नहीं दिया तो फिर क्या होता है? तो समझ लीजिए क्या हो जाता है घर में। तो साथियों, इस देश में ब्राह्मणों ने हमारी व्यवस्था को, हमारे घर की महिलाओं को गुलाम, हमारे घर की नहीं भारत की समस्त महिलाओं को गुलाम बनाने का काम किया। अब उन समस्त महिलाओं को गुलाम बनाने का काम किया तो उनके गुलाम बनने की वजह से साथियों, आज जो हमारी विरासत है वो विरासत खतरे में है। हमारी जो विरासत खतरे में है वो विरासत खतरे में कैसे आई? वो विरासत ही खतरे में आई कि ब्राह्मणों ने जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था को हमारे लोग ढो रहे हैं, उस व्यवस्था को ढोने की वजह से हमारी विरासत खतरे में आई। अब साथियों, विरासत क्या है? विरासत के संदर्भ में आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि विरासत होती क्या है। तो साथियों, विरासत क्या होती है? विरासत से ही हमारा अस्तित्व है, हमारा वजूद है। विरासत से हमारा अस्तित्व है, हमारा वजूद है। इस गांव में सभी लोग आए हुए हैं, इस गांव में सभी लोग बैठे हुए हैं और माननीय धर्मेंद्र सरोज जी के द्वारा एक आह्वान पर आप लोग यहां आए हुए हैं। तो यहां बैठने का अवसर कैसे मिला है? यहां बैठने का अवसर इसलिए मिला है क्योंकि यहां पर विरासत धर्मेंद्र सरोज जी के बाप दादा की है। उनके बाप दादा की ये जायदाद है, ये विरासत है, इसलिए यहां बैठने का अवसर मिला है। नहीं तो ये बात जो हम कर रहे हैं ये किसी ब्राह्मण की विरासत में जाकर कर सकते हैं क्या? जो ब्राह्मण का घर है उसके घर के सामने जाकर कर सकते हैं क्या? वो बैठने देगा? ये विरासत हमारी है, इस विरासत पर ये यहां जिन्होंने आयोजन किया उनकी विरासत है, इसलिए ये विरासत हमारी है। तो साथियों, ये विरासत के संदर्भ में विरासत दो प्रकार की होती है। एक व्यक्तिगत विरासत है, दूसरा सार्वजनिक विरासत है। जो हमारी व्यक्तिगत विरासत है, व्यक्तिगत विरासत क्या है साथियों? व्यक्तिगत विरासत जो होती है वो व्यक्तिगत विरासत पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। जैसे किसी बाप के दो बेटे हैं तो बाप के दुनिया से जाने के बाद उसकी विरासत दोनों बच्चों को बराबर मिलेगी। दोनों बच्चों को उनकी विरासत ट्रांसफर होती है। साथियों, विरासत के संदर्भ में कि विरासत पर कैसा कब्जा है, ये कब्जा क्या होता है साथियों, ये कब्जा भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, जैसे दादाजी ने किसी प्रकार की कोई जायदाद बनाई, दादा ने कोई जायदाद खरीदी और दादाजी ने वो जायदाद जब खरीदी तो उस जायदाद के बारे में अपने बेटे को नहीं बताया। दादाजी ने जब बेटे को बताया नहीं तो पोते को भी नहीं मालूम। अब पोते को उस जायदाद के बारे में मालूम नहीं है, बेटे और पोते दोनों को नहीं मालूम है। दादाजी एक समय आता है दुनिया से चले जाते हैं। दादाजी जब दुनिया से चले जाते हैं तो वो जायदाद पर हमारा कब्जा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जानकारी ही नहीं, हमें जानकारी नहीं है, इसलिए उस पर हमारा कब्जा नहीं है। तो उससे कब्जा कोई और कर लेता है, कब्जा और कोई कर लेता है। तो साथियों, एक दिन दादाजी के मित्र आए और दादाजी के मित्र ने कहा, ये जो सामने वाली जायदाद देख रहे हो ना, ये जायदाद, ये विरासत तुम्हारे दादा की है।
तो हम कहते हैं अरे हमारे दादा की कैसे है, ये इस पे तो कोई और रहता है, इससे तो कोई और खेती बाड़ी करता है, ये हमारी कैसे है? अरे नहीं, ये तुम्हारी दादा की ही जायदाद है। जब वो ऐसा बार बार कहते हैं कि ये जायदाद तुम्हारे दादाजी की ही है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, उनकी बात को सुनकर फिर हम करते हैं कि उसका जो गाटा संख्या है, जो खसरा संख्या है, वो गाटा संख्या खसरा संख्या के अनुसार क्या करते हैं, उसकी खतौनी निकालते हैं। और खतौनी में क्या मिलता है? खतौनी में मिलता है इस पे तो दादाजी का नाम है, खतौनी पे दादाजी का नाम मिलता है। तो जब उस खतौनी पे दादाजी का नाम मिलता है, तो जो कब्जा करके बैठा है, कब्जा किए हुए आदमी के पास हम जाते हैं और उसको कहते हैं ये जायदाद मेरे दादाजी की है, ये विरासत मेरे दादाजी की है, इसलिए ये विरासत मेरी है, इसे खाली कर दो, ये मेरी विरासत है। तो साथियों, जो कब्जा करके बैठा हुआ है वो इतनी आसानी से आपको आपकी विरासत दे देगा क्या? अगर आप ऐसा कहने के लिए केवल जाएंगे, केवल कहने ही मात्र से क्या हो जाएगा, कहने मात्र से ही वो लाठी डंडे निकाल लेगा आपकी पिटाई करने के लिए। ये कैसे आया है, कह रहा है मेरी विरासत है, मेरी जायदाद है। तो साथियों, जो कब्जा करके बैठा हुआ वो इतनी आसानी से आपकी विरासत को छोड़ने वाला नहीं है, वो आपकी पिटाई करने के लिए तैयार होता है। और जब लड़ाई झगड़ा होता है, तो पिटाई होती है, तो मामला थाने में जाता है, थाने से कोर्ट में पहुंचता है, और जब कोर्ट में पहुंचता है मामला, तो क्या होता है, कोर्ट में जाने के बाद हम कोर्ट में अपने सबूत पेश करते हैं, वो खतौनी देते हैं, ये देखिए ये खतौनी मेरे दादाजी के नाम पर है, इसलिए जायदाद मेरी है। तो जब कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर देते हैं, तो जज साहब के सामने आता है, तो साथियों वो इतनी आसानी से उसका निपटारा नहीं होता है। कभी कभी केस क्या होता है, साल 2 साल 3 साल में निपटारा हो जाता है, आपकी जायदाद आपको मिल जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 10 साल 20 साल 25 साल लग जाते हैं, और जो कब्जा करके बैठा हुआ है उसके पास में ही रहती है, आपकी जायदाद आपको नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप उसकी लड़ाई लड़ते ही रहते हैं, उससे पीछे नहीं हटते हैं, अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं, मतलब आप भागते नहीं हैं, अगर आप भागते नहीं हैं, आप उसकी लड़ाई लड़ते हैं, तो लड़ाई लड़ते हुए क्या होता है, भले समय 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल लगेगा, लेकिन वो जायदाद आपको प्रशासन के द्वारा खाली करा करके, जो कब्जा किया हुआ है उससे खाली करा कर आपको वापस किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे केस आप लोगों ने देखे होंगे, अपनी जिंदगी में आप लोगों ने देखा होगा, और अपनी जिंदगी में क्या हो सकता है, अपने घर में ही देख लिया हो। तो साथियों, इस प्रकार से आपकी जायदाद पर कब्जा करके बैठा हुआ जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण आपकी सार्वजनिक जायदाद पर कब्जा किया है। हमने व्यक्तिगत जायदाद बताई, अब व्यक्तिगत जायदाद क्या है, व्यक्तिगत जायदाद के बारे में आपको सारी जानकारी मैंने दे दी। अब सार्वजनिक विरासत क्या है, सार्वजनिक जायदाद आपकी क्या है। व्यक्तिगत जायदाद तो आपको आपके बाप दादा के बाद आपको मिलेगी, लेकिन सार्वजनिक विरासत क्या है, सार्वजनिक जायदाद साथियों गर्व और गौरव का होता है। सार्वजनिक विरासत क्या है, गर्व और गौरव का विरासत है। अब सार्वजनिक विरासत गर्व और गौरव का विरासत कैसे है साथियों? सार्वजनिक विरासत गर्व और गौरव का विरासत इसलिए है साथियों कि इस देश में हमारे पुरखे राजा थे। लाखन पासी को देखा जाए, बिजली पासी को देखा जाए, कौन लोग हैं? सम्राट अशोक को देखा जाए, चंद्रगुप्त मौर्य को देखा जाए, बृहदत्त मौर्य को देखा जाए, प्रसेनजीत को देखा जाए, ये कौन लोग हैं? ये सारे के सारे मूल निवासी राजा हैं। ये मूल निवासी राजाओं का क्या किया गया, ये जो मूल निवासी राजा है, मूल निवासी राजाओं ने अपनी किले हैं, इनकी विरासत है। लखनऊ के अंदर चले जाओ, लाखन पासी के नाम पर लखनऊ बसा है ना, वहां बिजली पासी किला है, बहुत बड़ा किला है उनका, वो छोटा मोटा किला नहीं है। तो साथियों, ये हमारे लिए क्या है, जब हमें ये पता चलता है, जब हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पुरखे राजा थे, हमारे पुरखे इस देश के भूभाग पर राज किए हैं, जब ये जानकारी मिलती है तो गर्व होता है ना कि हम राजाओं की संतान हैं, हम राजाओं की संतान हैं। जब ये जानकारी हमें मिलती है तो हम ऐसा गर्व करते हैं। लेकिन जब तक जानकारी नहीं है तो क्या होता है, तो ब्राह्मणों के द्वारा आपको नीच बनाया गया, ब्राह्मणों के अनुसार जो है कि जाति व्यवस्था में आपको नीच बनाया गया। तो जाति व्यवस्था में आपको नीच बनाया गया, इसलिए आप क्या कहते हैं, अरे मैं तो नीच जाति का हूं। ब्राह्मणों ने तुम्हें नीच बनाया और आप मान लेते हो कि मैं नीच हूं। लेकिन हमारा इतिहास क्या कहता है, हमारी विरासत क्या कहती है, हमारा इतिहास हमारी विरासत कहती है कि हम इस देश के राजाओं की संतान है। जब हम इस देश की राजाओं की संतान है तो साथियों गर्व और गौरव होता है ना। और हमारे जो विरासत है, उस विरासत से क्या होता है, उस विरासत से 2 चीजें मिलती है, एक गर्व और गौरव होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि हमारे राजस्व से हमारे विरासत से राजस्व मिलता है।
हमारी विरासत से राजस्व मिलता है भारत सरकार को वो राजस्व में मतलब वो बजट में मिलता है, बजट आता है। राजस्व किस प्रकार से साथियों? आज हमारी जितनी भी विरासत है, हमारे विरासत पर लोग पूरी दुनिया से घूमने के लिए आते हैं। जब पूरी दुनिया से घूमने के लिए आते हैं तो वहां क्या लगता है? टिकट लगता है, टिकट लगता है ना। सारनाथ में जाएंगे तो सारनाथ ऐसे घूमने के लिए मिल जाएगा क्या? सारनाथ के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। और पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं उनको क्या लेना पड़ता है? पूरी दुनिया से आए हुए लोगों को भी टिकट लेना पड़ता है, और वो टिकट लेकर के तब उसके अंदर जाते हैं। तो साथियों क्या है कि हमारे जो विरासत है उस विरासत से राजस्व मिलता है इतने बड़े पैमाने पर, और उस राजस्व से सरकार चलती है। मतलब हमारे पुरखों की विरासत इतनी बड़ी है कि हमारी विरासत गर्व और गौरव की विरासत है। हमारे अंदर से हीन भावना खत्म होती है। नहीं तो हमें क्या कहता है? हमारे लोग गरीबी का रोना रोते रहते हैं, गरीबी का रोना रोते रहते हैं हमारे लोग। साथियों हम लोग गरीब नहीं हैं, बल्कि हमारे रहमो करम पर तो ब्राह्मण तल रहा है। हम गरीब तो नहीं है। राजाओं की संतानें कभी गरीब होती हैं क्या? राजाओं की संतानें कभी गरीब नहीं होती। राजाओं की संतानों को क्या किया गया? राजाओं की संतानों को, इन हमारे राजाओं को ब्राह्मण की औकात नहीं थी कि इनकी बराबरी कर सकते हैं। ब्राह्मण की औकात नहीं थी हमारी बराबरी कर सके, तो ब्राह्मण आज भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया? हमारे राजाओं के साथ छल कपट किया। हमारे राजाओं की बराबरी ना कर पाने से उसने षड्यंत्र किया, साजिश किया, और साजिश के तहत हमारे राजाओं की हत्याएं की। साजिश के तहत हमारी राजाओं की हत्या की ना। तो साजिश के तहत हमारे राजाओं की उसने हत्याएं की। तो साथियों हमारे इतिहास पर, हमारी विरासत पर कब्जा करने के लिए, अब विरासत से ही हमारा वजूद है, अस्तित्व है। तो साथियों अगर हमारे इस गांव में हमारे बाप दादा के नाम पर जो इस गांव के लोग निवासी हैं, इस गांव के निवासी लोग कैसे हैं? वो कैसे कहते हैं अपने परिचय में कि मैं फला गांव का निवासी हूं, मैं उसरी का निवासी हूं। कोई अपने घर से बाहर निकल के जाएगा यहां से उसरी से, तो जब कहीं जाएगा तो बताएगा मैं उसरी गांव का निवासी हूं, और ये गांव आजमगढ़ जिले में आता है, मेहनगर तहसील में आता है। तो आप कैसे कहते हैं? क्योंकि आपका उस गांव में आपके बाप दादा के नाम पर जायदाद है, विरासत है, तब आप अपना परिचय में बताते हैं। अगर आपकी ये विरासत ना हो तो फिर आप कैसे कहलाएंगे मैं फला गांव का निवासी हूं? अगर आपको इस गांव के अंदर प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले नंबर पे आप उस गांव के निवासी हैं, ऐसा वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अगर आप उस गांव के निवासी, मतलब उस गांव में आपके नाम पर जायदाद होनी चाहिए। जायदाद होगी तभी निवासी होंगे, जायदाद नहीं होगी तो निवासी नहीं होंगे। तो साथियों जो हमारी विरासत है उस विरासत को क्या किया गया? उस विरासत को ब्राह्मणों के द्वारा साजिश करके खत्म करने का काम किया जा रहा है। आज सारनाथ के अंदर साथियों, या पूरे भारत के अंदर जो इतनी बड़ी विरासत हमारी है, हमने आपको कई उदाहरण दिए। उदा देवी भी रानी थी ना, है? तो साथियों ऐसे हमारे पुरखों की जो विरासतें हैं उस विरासत को खत्म करने का काम ब्राह्मण क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण हमारी इस विरासत को खत्म करने का काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है, वो हमारे आने वाली जनरेशन को ये पता ही ना हो कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमारे पुरखों की कोई विरासत है। जो ब्राह्मण काशी को, बनारस को अपवित्र शहर कहा करते थे, वो आज बनारस पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? आज वो बनारस पर कब्जा करना चाहते हैं। ब्राह्मण काशी में 3री सदी तक जाते ही नहीं थे। अगर उधर की तरफ कोई जाता दिखाई देता था, कोई ब्राह्मण जाता था तो ब्राह्मण उसको रोकते थे, उधर मत जाना, क्योंकि वो बौद्धों की विरासत है, वहां बौद्ध रहते हैं, वहां तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो काशी बनारस को अपवित्र शहर कहते थे। और आज उस विरासत के संदर्भ में साथियों, आज की तारीख में हमारी विरासत को खत्म करने के लिए हमारी जनरेशन को इसका पता नहीं चलना चाहिए, हमारी पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को ये पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए क्या कर रहे हैं? हमारे विरासत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं,
उदाहरण के तौर पर साथियों, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर परिषदी विद्यालय में 2016 का अगर हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन को उठाकर पढ़ते हैं तो हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में 2016 के सत्र में क्या मिलता है, तो उसी लेसन का नाम हमें 3 बार में 3 चक्कर में 3 तरीके से पढ़ाया गया। हर 5 साल 6 साल पर परिवर्तन किया गया। पहले हमें पढ़ाया गया आर्यों का आक्रमण, फिर हमें पढ़ाया गया आर्यों का आगमन, फिर हमें पढ़ाया गया वैदिक काल। मतलब पहले बताया गया कि आर्यों ने ब्राह्मणों ने आक्रमण किया था, फिर क्या बताया गया, वो आक्रमण नहीं किए थे, वो भारत में खेती करने के लिए आए थे। और फिर लास्ट में क्या बताया, नहीं ब्राह्मण भारत में खेती करने के लिए भी नहीं आए, ब्राह्मण यहीं के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं। तो साथियों हमारी 3 पीढ़ियां क्या हुई, जो 5-5 साल के अंतराल में आई, तो 5-5 साल के अंतराल में आने वाली पीढ़ी अगर एक साथ तीनों पीढ़ियां बैठेंगी तो तीनों पीढ़ियां क्या कहेंगी, एक कहेगा कि आर्यों ने आक्रमण किया था, ब्राह्मणों ने आक्रमण किया था, एक कहेगा कि नहीं ब्राह्मण जो है कि खेती बाड़ी करने के व्यापार करने के लिए भारत में आए, फिर तीसरा क्या कहेगा, तीसरा कहेगा नहीं नहीं ब्राह्मण भी भारत के रहने वाले हैं। तो तीनों में कंफ्यूजन हो गया ना, तीनों तो आपस में ही लड़ जाएंगे, नहीं नहीं यही सही, ये नहीं ये सही है। तो साथियों ब्राह्मणों ने ये हमारे इतिहास के साथ सबसे बड़ा घोटाला करने का काम शुरू किया। आज हमारी विरासत को, हमारे पुरखों को, तो साथियों ब्राह्मणों ने तो काल्पनिक तौर पर भगवान बनाए, और वो भगवान क्या है, वो भगवान आतंकवादी के रूप में दिखाई देते हैं। जिनको वो काल्पनिक रूप में बनाए वो आतंकवादी के रूप में दिखाई देते हैं।